तो दोस्तों, ये संविधान सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत की नागरिकता का प्रावधान यानी भाग 2। तो भारतीय नागरिक कौन है? सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब पिछले कई दशकों में लगातार बदलता रहा है। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं और देखते हैं कि समय के साथ भारतीय नागरिकता की ये परिभाषा कैसे विकसित हुई है। जी हाँ, भारतीय नागरिक की ये जो परिभाषा है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। असल में ये देश के इतिहास, इसकी राजनीति और समाज के बारे में एक लगातार चलती बहस की तरह है, और इसी बहस ने इसे बार बार बदला है, एक नया आकार दिया है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम सबसे पहले संविधान के शुरुआती बिंदु को देखेंगे, फिर 1955 के नागरिकता अधिनियम पर आएंगे और देखेंगे कि समय के साथ नियमों में कैसे बदलाव हुए। इसके बाद असम समझौते के खास मामले पर भी नजर डालेंगे और फिर बात करेंगे 2019 के उस संशोधन की जिस पर इतनी बहस हुई, और आखिर में बहस के मुख्य बिंदुओं को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हर कहानी की एक शुरुआत होती है, भारतीय नागरिकता की ये कहानी शुरू होती है साल 1950 में देश के सबसे अहम दस्तावेज यानी भारत के संविधान के साथ। देखिए, जब संविधान लागू हुआ तो नजरिया काफी खुला और समावेशी था। मतलब अगर किसी का घर, या जिसे हम डोमिसाइल कहते हैं, वो भारत में था और साथ ही वो 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता था तो उसे नागरिक मान लिया गया। पहली शर्त कि वो भारत में पैदा हुआ हो, या उसके माता पिता में से कोई एक यहाँ पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। सीधी सी बात थी, एक ऐसी नींव रखी गई जिसका विचार था कि जो यहाँ हैं वो यहीं के हैं। लेकिन संविधान बनाने वालों ने भविष्य के लिए एक दरवाजा भी खुला रखा। उन्होंने अनुच्छेद 11 के तहत संसद को एक बहुत बड़ी शक्ति दी कि वो नागरिकता हासिल करने या खत्म करने से जुड़े कोई भी कानून बना सकती है, और ये वो शक्ति थी जिसका इस्तेमाल आने वाले सालों में इन शुरुआती नियमों को पूरी तरह बदलने के लिए किया गया। और वो दरवाजा खुला साल 1955 में जब नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट लाया गया। कह सकते हैं कि इस कानून ने भविष्य के लिए एक पूरी रूल बुक लिख दी, जिसमें यह तय किया गया कि संविधान लागू होने के बाद कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है। तो इस एक्ट ने नागरिकता पाने के 4 मुख्य रास्ते तय किए। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से, और चौथा नेचुरलाइजेशन यानी देशीयकरण से। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि ये शुरुआत में कैसे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म से नागरिकता की। देखिए, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक नियम बहुत सीधा था। इसे जस सोली या धरती का अधिकार कहते हैं। मतलब अगर कोई भी बच्चा भारतीय जमीन पर पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके माता पिता किस देश के नागरिक हैं। एकदम साफ और सीधा नियम। अच्छा, लेकिन उन लोगों का क्या जो भारत से बाहर पैदा हुए? उनके लिए नियम था वंश के आधार पर नागरिकता का। और यहाँ एक खास बात थी, 1950 से 1992 तक ये नागरिकता सिर्फ पिता के भारतीय होने पर ही मिलती थी। मतलब अगर पिता भारतीय है तो बच्चा भी भारतीय माना जाएगा। हाँ, ये एक ऐसा नियम था जिसे बाद में बदला गया ताकि ये लैंगिक तौर पे ज्यादा बराबर हो सके। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और पेचीदा होने लगती है। ये जो शुरुआती नियम थे, जो काफी सीधे साधे लगते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं थे। आने वाले दशकों में इनमें कई बदलाव हुए और इन बदलावों ने भारतीय नागरिक होने के मायने ही बदल दिए। तो देखिए, 1 जुलाई 1987 को एक बड़ा बदलाव आया। अब सिर्फ भारत में पैदा होना काफी नहीं था। नागरिकता के लिए शर्त यह हो गई कि माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। फिर 10 दिसंबर 1992 को वंश के नियम में भी बदलाव हुआ। अब पिता या माता किसी के भी भारतीय होने पर विदेश में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता मिल सकती थी। और फिर 3 दिसंबर 2004 को नियम और भी सख्त कर दिया गया। अब भारत में पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगी जब या तो उसके दोनों माता पिता भारतीय हो, या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। तो आप देख सकते हैं, ये धरती के अधिकार से वंश के अधिकार की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब ये तो हुए पूरे देश के लिए नियम, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा अपवाद भी है जो सिर्फ एक खास इलाके के लिए बनाया गया, और वो है असम। ये अपवाद 1985 के असम समझौते से निकला, जिसे उस इलाके में आप्रवासन और नागरिकता के एक बहुत ही जटिल इतिहास को सुलझाने के लिए बनाया गया था।
तो इस समझौते ने बांग्लादेश से असम में आने वाले लोगों के लिए नागरिकता की अलग कट ऑफ तारीखें तय कर दी। जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले आए उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया, और जो लोग 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच आए उन्हें 10 साल तक बिना वोटिंग अधिकार के रहने के बाद नागरिकता के लिए रजिस्टर करने का मौका दिया गया। मतलब असम की खास स्थिति को देखते हुए एक अलग ही रूल बुक तैयार की गई, जो बाद में नागरिकता पर होने वाली बहसों का एक बहुत अहम हिस्सा बनी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं नागरिकता कानून के सबसे ताजा और शायद सबसे ज्यादा विवादित बदलाव पर, यानी साल 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे हम सब CAA के नाम से जानते हैं। तो CAA ने नागरिकता के लिए एक नया रास्ता तो बनाया, लेकिन ये सबके लिए नहीं था। ये कानून खास तौर पे कुछ चुनिंदा धार्मिक समुदायों के लिए था, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और इसके पीछे वजह बताई गई धार्मिक उत्पीड़न। और ये लोग 3 खास पड़ोसी देशों से आए होने चाहिए: अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। मतलब CAA का दायरा सिर्फ इन्हीं 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत आए लोगों तक ही सीमित है। तो आखिर CAA करता क्या है? इसका सबसे अहम प्रावधान ये है कि इन बताए गए समूहों के लिए देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता पाने की शर्त को आसान कर दिया गया। पहले जहां भारत में कम से कम 11 साल रहना जरूरी था, अब इन लोगों के लिए ये अवधि घटाकर सिर्फ 5 साल कर दी गई। मतलब नागरिकता के लिए एक तरह का फास्ट ट्रैक रास्ता बना दिया गया। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है, CAA के ये प्रावधान पूरे भारत में एक जैसे लागू नहीं होते। पूर्वोत्तर के कुछ आदिवासी इलाकों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। ये उन इलाकों की खास पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए किया गया, जो इस क्षेत्र के संवेदनशील इतिहास को भी दिखाता है। अब जाहिर है 2019 के संशोधन ने पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी, विरोध प्रदर्शन हुए और मामला कानूनी पक्षों में भी फंसा। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे उन्होंने कुछ बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल उठाए, जो कानून के मूल पर ही चोट करते हैं। तो ये बहस मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है। पहला तर्क ये था कि मुसलमानों को इससे बाहर रखकर ये कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। दूसरा, खास तौर पर असम में ये चिंता जताई गई कि 2014 की ये नई कट ऑफ तारीख असम समझौते की 1971 की तारीख को कमजोर करती है। और तीसरा और सबसे बड़ा कानूनी तर्क ये दिया गया कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों और अनुच्छेद 14, जो कानून के सामने बराबरी की गारंटी देता है, उसके खिलाफ है। तो साल 1950 की एक व्यापक और समावेशी परिभाषा से शुरू होकर आज की इस ज्यादा जटिल और विवादित स्थिति तक भारतीय नागरिकता का ये सफर वाकई में दिखाता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक लगातार चलने वाली कहानी है, जो हमारे सामने एक बुनियादी सवाल छोड़ जाती है: भविष्य में कोई भी देश अपने नागरिक होने की परिभाषा को कैसे तय करेगा? तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो बताना कैसा लगा है। अब अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं भारत के मौलिक अधिकार।